आज से हम क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th का जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, खासकर जो हमारे सीबीएसई कोर्स का है, वह काफ़ी आसान कोर्स माना जाता है। तो सब स्टूडेंट 10th के बाद स्टार्टिंग से अगर फिजिक्स में ध्यान न दे तो उन्हें कुछ समय बाद फिजिक्स सब्जेक्ट काफ़ी कठिन लगता है। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से फिजिक्स का अच्छे से रेगुलर स्टडी करेंगे तो इसे समझ कर मतलब अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक। और फिजिक्स का अच्छे से रेगुलर स्टडी करेंगे तो इसे समझने में और आपको काफ़ी आसान विषय लगने लगेगा। क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन था उसमें हमारे कुछ जनरल टॉपिक्स थे, लेकिन 11th का फिजिक्स काफ़ी वर्ड है। आप इस विषय में अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको शुरू से कर देनी चाहिए। इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके हर टॉपिक को आप अवश्य ही समझें। इसे रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं इनका यूज पूरे फिजिक्स में 12th तक ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं 11th का फिजिक्स। हमारा चैप्टर 1 है भौतिक जगत और मापन, ठीक। तो यह क्या है, बहुत जनरल टॉपिक है। यदि हम बात करें 10-15 साल पहले की, तो जो हमारा पहला टॉपिक होता था 11th फिजिक्स का, वो हमारा मापन था। यह प्रतिशत त्रुटि होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भौतिक जगत। अर्थात हम कह सकते हैं कि 11th का फिजिक्स बिल्कुल शुरुआत से शुरू होता है। अगर किसी ने पहले कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स के बारे में तो वह 11th के पहले चैप्टर से अच्छे से स्टडी करे तो उसे यह विषय बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक जगत क्या होता है। तो भौतिक जगत का अर्थ है हमारे अगल बगल का संसार, और वास्तव में देखा जाए तो यह भौतिक जिस विषय के साथ आया है उसे हम कहते हैं विज्ञान। और यह विज्ञान की एक ब्रांच है, मतलब भौतिक क्या है, विज्ञान की एक ब्रांच है। और विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है? मनुष्य ने जो उनके अगल बगल की घटनाएं थी उन घटनाओं को समझने का प्रयत्न किया, और इन घटनाओं के पीछे जो छुपे हुए कारण थे उनको ढूंढने का कोशिश करी, और इसी का परिणाम है कि आज मनुष्य टेक्नोलॉजी के मामले में, ज्ञान के मामले में इतनी आगे निकल चुका है। जब संसार की उत्पत्ति हुई थी तो केवल मनुष्य ही यहाँ पे सजीव प्राणी हुई थी। आप वर्तमान में भी देखते हैं हमारे अगल बगल अनेक रूपों में बहुत सारे सजीव हैं, लेकिन मनुष्य इसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि कौशल है। विज्ञान की शुरुआत तो वर्तमान से नहीं, प्राचीन काल से हुई है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से हुई है, क्योंकि मनुष्य हर एक घटना के पीछे होने वाले कारण को ढूंढते रहता था, क्योंकि वह चाहता था कि हर घटना को जानने, वह घटना को पहचाने, ठीक। तो विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। और यह एक लैटिन शब्द से आया है। यह एक लैटिन शब्द साइंटिया से आया है, ठीक। और इस साइंटिया का मूल अर्थ होता है जानना। इसका मूल अर्थ होता है जानना। तो विभिन्न घटनाओं के पीछे उनके कारणों को जानने की उत्सुकता होना, यही घटनाएं हमें विज्ञान के लिए प्रेरित करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम विज्ञान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान किसी वस्तु अथवा किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विनाश कैसे हुआ, किसी वस्तु का आकार कैसा है, वो क्यों है, वो कहाँ पाया जाता है, ये सब गहराई में जाते हैं। तो हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। आपको पता होगा कि आवर्त सारणी को बनने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि मेंडलीव क्या करता था, जितने भी उस समय
उपलब्ध तत्व थे उन तत्वों को अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर व्यवस्थित करने की कोशिश करता था। और वही कोशिश करते करते कई वैज्ञानिकों के सहयोग से मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और बाद में वही आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन हो गया। यह जो हमारा विज्ञान है यह क्रमबद्ध आगे की ओर बढ़ता है। ठीक। भौतिकी, फिजिक्स क्या है? तो विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा दो बातों का अध्ययन करते हैं और द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया को समझते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिकी की परिभाषा में दो शब्द का यूज़ हुआ है। कौन कौन सा शब्द? द्रव्य और ऊर्जा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रव्य क्या है। तो जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं पाई जाती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले सॉलिड, ठोस क्या होता है? तो जिसमें पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसमें पदार्थ का निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस पेन को समझ सकते हैं। इस पेन का क्या है? एक निश्चित आकार है, ठीक, और आयतन मतलब जितना यह स्थान घेर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका आयतन। उसके बाद दूसरा है लिक्विड, द्रव। तो द्रव ये जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे द्रव का उदाहरण है पानी, ठीक, पानी, दूध, ये सब हम लोग किससे मापते हैं? लीटर से। तो उसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये क्या आ जाएगा? उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे हम लोग पानी को ग्लास में रख रहे हैं कि बॉटल में रख रहे हैं, उस हिसाब से क्या करता है? वो अपने आकार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। उसके बाद तीसरा है गैस। तो गैस एक प्रकार से क्या है? द्रव है, लेकिन द्रव और गैस में अंतर होता है। मतलब द्रव का क्या परिभाषा बताई मैं? इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता। जैसे गैस का हम बात करें तो स्प्रे, इत्र क्या होता है? एक बॉटल में भरा होता है। एक छोटे से बॉटल में अगर हम लोग क्या करें? इत्र को अपने रूम में स्प्रे करें, छींचे, तो वो क्या करता है? पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। मतलब उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या है? गैस। ठीक। दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो भी वस्तु काम कर सके उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। मनुष्य भी ऊर्जा का एक रूप है। ठीक। और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वैद्युत ऊर्जा। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई आती है उस विद्युत ऊर्जा को कितने सारे रूपों में परिवर्तित कर लेता है। जब उस वैद्युत ऊर्जा के संपर्क में एक बल्ब लगाया जाता है तो वही वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जब उसी वैद्युत ऊर्जा के संपर्क में हम एक हीटर या प्रेस लगाते हैं तो वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जब उसी वैद्युत ऊर्जा के संपर्क में हम पंखा लगाते हैं तो वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो मनुष्य भी एक ऊर्जा का रूप है। जैसे मैं अपने शारीरिक ऊर्जा का यूज करके ध्वनि ऊर्जा का निर्माण कर रही हूँ। और हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है? हमको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर। तो इस प्रकार से कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक। इसके बाद है आइंस्टीन। आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बात कही है कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा को में हम परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा और द्रव्य दोनों एक ही रूप है। ठीक। आइंस्टीन का एक समीकरण है E=mc², जहाँ पे ये जो E है ये एनर्जी, ऊर्जा को बताता है। ये जो m है
ये द्रव्यमान को बताता है। और ये जो c है ये प्रकाश की चाल को बताता है, और प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन का समीकरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण।